हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइस में हीलिस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी है। दिनशॉ, गुड मॉर्निंग। अब तक जो बड़ा ट्रेड बना था वो ऑफ कोर्स पोस्ट आपके इलेक्शन रिजल्ट्स था, लेकिन अब हम जाएंगे बड़े इकोनॉमिक इवेंट में, बजट जो अगले महीने पेश होने वाला है। इस बीच मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है एक और नया हाई मेंटेन करने का। इस समय मार्केट पर आपकी अप्रोच क्या है? क्या आपको लग रहा है बड़े रिफॉर्म्स बजट में उसकी कुछ झलक देखने को मिल सकती है? हर्षदा जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो हर्षदा जी, एक्चुअली हमें यही लगा था कि एक्चुअली पहले जब रिजल्ट आया था सब पैनिक किए थे 4 जून को। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट काफी स्टेबलाइज हो गया, और वो आई थिंक एक बार कैबिनेट अनाउंस हुए, पोजीशंस अनाउंस हुई, तब अंडरस्टैंडिंग थी कि पुरानी गवर्नमेंट का भी प्रभाव है पूरे उसपे, कैबिनेट पे, इसलिए मेजर मिनिस्ट्रीज कोई बाहर नहीं गई, सब अंदर ही रही। तो ऑब्वियस था कि ये जो पॉलिसीज है, पुरानी पॉलिसीज है, वो कंटिन्यू रहेंगी। बहरहाल थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट को रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए थे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल ट्राई टू बी अ बिट मोर पॉपुलिस्ट इन द बजट, पर उसके लिए तो उनके पास एक एडिशनल 1 लाख करोड़ जो आरबीआई ने दे दिए थे उनको ऊपर से, मतलब 2 लाख जो करोड़ दिए थे एज डिविडेंड, वो आई थिंक उनके पास पड़े हुए करने को। और आपने ये भी देखा कि एमएसपी के जो प्राइसेस अनाउंस हुए थे वो दे वर मोर और लेस इन लाइन, मतलब इतना कुछ ज्यादा नहीं थे और ज्यादा कम भी नहीं थे, पर मोर और लेस लाइन में थे। तो इट्स ऑब्वियस कि इतना भी वो नहीं रहेगा, इसलिए हमें लग रहा है कि आपका जी हमारा जो ये बजट आने वाला है आज के, जो होपफुली 3rd वीक 4th वीक जून में आने वाला है, जुलाई में सॉरी, वो शायद पुरानी जो आपकी ग्रोथ पॉलिसीज है वहां कंटिन्यू रहेंगी। और इसीलिए जो आपका मार्केट, हमारा जो मार्केट दिख रहा है आज की तारीख में, एक टाइट बैंड में ही घूम रहा है, और सारा क्यू आई थिंक बजट से ही होने वाला है। उसके बाद जो मूव है वो देखना पड़ेगा। अच्छा दिनशॉ सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये 7 जून के बाद, 10 जून के बाद, शपथ ग्रहण के बाद एक और चीज़ बदली है, और वो है लिक्विडिटी पैटर्न। एफआईएस ने पैसा, अगर आप देखें, बहुत तीव्र गति से, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में 10-12 हज़ार 15 हज़ार करोड़ रुपए झोंका है। इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट कैसी है? आई मीन एफआईएस पर्सपेक्टिव क्या है? बीच में आई थिंक लास्ट 4 महीने चाइनीज़ मार्केट और हांगकांग के मार्केट उनको इम्प्रेस कर रहे थे। अभी इवेंट्स के मद्देनज़र सरकार का गठन, मंत्रिमंडल मोर और लेस प्रीवियस वाला ही, और साथ ही साथ बजट क्लोजर टू आई थिंक ऑलमोस्ट 3rd वीक ऑफ आई थिंक जुलाई, हमारी प्लेसमेंट लग कैसी रही है इंडियन मार्केट्स की इस वक्त? और क्या वाकई ये जो पैसा आ रहा है अभी कुछ समय तक चेस करेगा मार्केट्स को? जी वीरू जी, एक चीज अच्छी थी कि जो चाइना में जो डाइवर्ट हुआ था पैसा, वो आई थिंक ज्यादा स्मार्ट निकला, क्योंकि दे अंडरस्टूड कि इतना कुछ वहां पे हुआ क्या था। वहां पे पॉलिट ब्यूरो मीटिंग हुई और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो पुश करेंगे, बट पुश कैसे होने वाला था? फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और आपने देखा कि यूएस ने इमीडिएटली आके कर्व्स लगा दिए, ड्यूटी एडिशनल ड्यूटीज लगा दी। यूरोप ने फॉलोड सूट, उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज बढ़ा दी ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो इट वाज ऑब्वियस कि ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रोथ होने वाली है, और बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज भी प्रोटेक्ट करेंगी अपने आप को। इंडिया ऑलरेडी कर रहा था। तो इट्स ऑब्वियस कि जो जो एफआई का पैसा था, जो सोच रहे थे कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इतना बढ़िया नहीं निकला, और इसलिए एक स्टेबल इकोनॉमी में आ गया है, जो जो शायद हमारी है आज की तारीख में। और इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो पैसा है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। मुझे नहीं लगता है ये इट्स अ फास्ट मनी और समथिंग, तो ये कंटिन्यू रहेगा, प्रोवाइडेड हमारे बजट में कुछ ज्यादा उथल पुथल ना हो। एक जो रिमर पहले हमने सुनने में आया था वाज कैपिटल गेन्स का, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का काफी कुछ हद तक कुछ छेड़छाड़ होगा, पर वो सब हमें नहीं चाहिए आज की तारीख में। हमें चाहिए कि हम अट्रैक्ट करें फॉरेन कैपिटल को, और उसके चलते थोड़ा उसको जो स्टेबिलिटी है वही बनाए रखें। और दूसरी जो एक रिसेंटली हमने खबर सुनी थी वाज एफएनओ मार्केट के लिए, कि कुछ वहां पे होने वाला है, क्योंकि काफी लोग एफएनओ में पार्टिसिपेट करते हैं और इक्विटी में नहीं करते। तो उधर हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव इंसेंटिव देना चाहिए रादर देन नेगेटिव हिट। तो उसके चलते कुछ करें जहां पे वो एफएनओ वाले भी जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आज की तारीख में, वो इक्विटी मार्केट में, एक्चुअली डिलीवरी मार्केट में आ जाए रादर देन रिमेन इन द एफएनओ। सो ये सब आपको थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। बहरहाल ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ ज्यादा
कुछ नेगेटिव होने वाला है, इसलिए हमें काफी कंफर्ट है आज की तारीख में। पर एक जो पॉकेट है जो काफी ओवर वैल्यू लग रहा है आज की तारीख में, वो ये है हमारा मिड कैप्स जो स्पेस है, वो काफी ओवर वैल्यू लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि इतना पैसा आ रहा है मार्केट में, और जो मिड कैप स्पेस में पैसा आ रहा है वो सिर्फ 150 स्टॉक में ही बट रहा है, और वो 150 स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और इवन स्मॉल कैप। तो इसलिए हमें वहां पे ज्यादा कंफर्ट नहीं है, रादर लार्ज कैप में बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। थोड़ा कंफर्ट हमें स्मॉल कैप में भी, और मिड कैप में हमारा कंफर्ट थोड़ा कम है। अच्छा सर, इसी पैसे ने जो प्रभाव दिखाया दिनशॉ सर पिछले 10 दिन वाले, जो पैसा आया एफआईएस का, वो बैंकों को चेज़ किया, और आपको मालूम ही होगा मैं जिस तरह बढ़ रहा हूँ, एंड दैट्स एचडीएफसी बैंक। वो जो डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा था बिटवीन पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स और उनकी परफॉर्मेंस में, उसको सडनली इसने फिल कर दिया। इस प्राइस पे एचडीएफसी बैंक या फिर अन्य बैंक्स आपको लग कैसे रहे इस वक्त, और वाकई ये रीजनेबल पॉइंट है प्राइवेट बैंक्स को चेस करने का आपके अनुसार? वीरू जी, एक्चुअली आप क्या किसी भी सेक्टर में आप देखिए कि आप देखते हैं कि एक सेफ्टी दिखनी चाहिए आपको, एक तो वैल्यूएशन की सेफ्टी होनी चाहिए और एक ग्रोथ की सेफ्टी होनी चाहिए। ये शायद ही ऐसा सेक्टर आपको मिले जहां पे एक ग्रोथ तो रहता ही, आप कोई भी खराब भी साल देख लीजिए, यहाँ ग्रोथ रहता है, शायद कम रहता होगा लेकिन ग्रोथ बिल्कुल रहता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स इन पर्टिकुलर, वो एक रीढ़ है हमारी इकोनॉमी की, बैकबोन है इकोनॉमी की। इकोनॉमी ग्रोथ होने वाली है तो ये तो आपको इकोनॉमी से ज्यादा ही ग्रोथ करके दिखाएगा, क्योंकि यही चाहिए होता है आपको इकोनॉमी ग्रो करने के लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी है, मतलब एज एन अर्निंग्स ग्रोथ की आपकी स्टेबिलिटी है, और दूसरा वैल्यूएशन कंफर्ट तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप प्री कोविड के हिसाब से देखें तो शायद यही एक सेक्टर है जहां पे इतना मूव आया नहीं है, जहां पे मतलब वैल्यूएशन प्रॉब्ली प्री कोविड से कम ही है काफी सारे बैंकों में। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की आपने बात की, इवन एडजस्टिंग फॉर द मर्जर, आई थिंक द वैल्यूएशन जो आज की तारीख में वो काफी कम है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज बिफोर दैट, बिफोर द कोविड पीरियड। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक सेक्टर है, और दूसरा जैसे आपने बोला एफआई का जो मेजर सेलिंग था वो यही सेक्टर में था, जो अभी तक जो बेचे थे बिफोर दे स्टार्ट बाइंग, वो यही सेक्टर बेच रहे थे, क्योंकि यही सेक्टर में हेवी हुआ करते थे, और इसलिए जो बाइंग हो रही है वो वापस वहीं पे आके वो वापस खरीद रहे हैं। तो इसलिए हमें तो बहुत ही कंफर्ट लगता है, इनफैक्ट इतना कंफर्ट था कि हमने एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड निकाला है, जो शायद हीलियोस की तरफ से पहला ही फंड था जो काफी हद तक एक ही सेक्टर में होने वाला है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज का था, और वो इसी के चलते था कि हमें लग रहा था कि जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो बहुत बढ़ गया है, और 14 तारीख को तो हमने बंद किया था, बस परफेक्ट टाइमिंग था एक्चुअली हमारे लिए उस फंड का। तो इस पर्टिकुलर फंड में आई एम श्योर बैंकों का तो वेटेज है ही, लेकिन आपका एनबीएफसीज पर रुझान क्या है दिनशॉ? आपका बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, कई सारी छोटी एनबीएफसीज पर मार्केट में, स्पेशली जब आप मिड कैप्स की बात करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस की बात होती है, क्या उधर भी आप लोग एक्सपोजर ले रहे हैं? हर्षद भाई, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं बताऊंगा नहीं कौन से स्टॉक है, वो तो आपको पता चल जाएंगे 30 तारीख के बाद जब हमारा पोर्टफोलियो आएगा। पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि बैंक एक छोटा ही पोर्शन है पूरे सेक्टर का, मतलब वेट ज्यादा है क्योंकि सारे लार्ज कैप्स है वहां पे, लेकिन बैंक एक ही पोर्शन है, बाकी 12-13 ऐसे सब सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। एक तो आपने नाम ले लिया एनबीएफसीज वगैरह, जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग है, तो वो सब है, वो तो हमें पहले से ही पसंद है। हमारे फ्लेक्सी कैप में तो वो ही दिखते ही हैं आपको। दूसरे हमें जो पसंद है वो है वो गेट कीपर्स टू वेल्थ एज वी कॉल देम, जैसे वेल्थ मैनेजर्स हो गए, या तो ब्रोकर्स हो गए, या एक्सचेंजेस हो गए, या डिपॉजिटरीज हो गई वगैरह, ये सब भी हमें काफी पसंद है। फिर दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आप शायद पूरा बाजार भूल गया उनके बारे में, तो लाइफ स्पेस में तो हमें ज्यादा कंफर्ट है। तो ये सब जो है आपको काफी अच्छा मिक्स मिलेगा सर्विसेज में, और हमें यही लग रहा है कि जो पूरा सेगमेंट है वही पार्टिसिपेट करेगा इसमें, क्योंकि जैसे ही आपके पर कैपिटा ऊपर जाते हैं ये सब एंसिलरीज आपके साथ में काम करने लगती है। सो
तो अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर क्लियरली कई सारी मिलेंगी। अच्छा, आज सुबह से हम फिर से इन केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक थोड़ा बहुत रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी कमेंट्री वो ग्लोबल फुटप्रिंट के लिहाज से देखे तो पॉजिटिव नहीं हुई है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि कि इन्वेंट्री पाइल अप है, उसको कुछ ट्रिम डाउन करना चाह रहे हैं। जापान में कुछ कंपनियों ने अपना आउटलुक दरअसल FY24 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस कुछ कम किया है। लेकिन केमिकल्स एज अ बास्केट क्या उतनी अट्रैक्टिव है जितनी शायद 6-8 महीने पहले थी? बिल्कुल नहीं अर्शदा जी, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में एक भी आपको केमिकल कंपनी दिखेगी, क्योंकि कॉल यहाँ पे क्या है कि आपकी जो इन्वेंट्री पाइल अप हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि चाइना एग्रेसिव हो गया था, और दूसरा ऑब्वियसली डिमांड थोड़ी कम भी हुई थी, पर चाइना का एग्रेशन कम नहीं हुआ था। लेकिन आप ये सोचिए कि एक बार जब इन्वेंट्री क्लीन अप होगी तो ऑब्वियसली एक साइड में हमारा जो नेबर है वो काफी मोटा है इस गेम में, इस प्ले में, इसलिए वो तो ऑब्वियसली वापस डंपिंग चालू करेगा। तो हमें इतना कंफर्ट नहीं है यहाँ पे, और वैल्यूएशन भी फ्रैंकली इतने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हुए हैं। जो आई थिंक जो रन अप आप देख रहे हैं वो बेसिकली स्टॉक काफी टाइम से पड़े हुए थे, तो इसलिए समवन इज बाइंग देम, अदरवाइज हमें कोई कंफर्ट नहीं है इस सेक्टर में। अच्छा दिनेश्वर साहब, एक स्टॉक के लिए तो आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी। इंडियन होटल्स आपका ऑल टाइम हाई पे है। अभी होटल्स में चेक इन करते हुए घबराहट होती है अभी भी? मतलब मेरा मतलब अल्टीमेटली आउटलुक आपका होटल्स पे है क्या अभी है? जी, होटल में चेक इन रूम रेट देख के घबराहट होती है रादर। तो वैसे तो हमें स्टॉक अभी भी पसंद है। एक्चुअली हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है वो हमें काफी पसंद है, और हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट, मतलब आप वैल्यूएशन की बात करें तो पूरा मुझे लगता है सेक्टर क्या इंडिया ही रीरेट हुआ है, और इसलिए ये सेक्टर ज्यादा ही रीरेट हो गया है। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि यहाँ पे गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी रूम्स, जो आपकी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, तो वो तो बहुत ही बढ़िया करेंगी, इसलिए हम इस सेक्टर में डटे रहे हैं। इनफैक्ट एक IPO आया था जिसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया था प्योरली ये सेक्टर में। तो इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है यहाँ पे टूरिज्म स्पेस में। सर अभी कल एक NFO था, मतलब एक सेक्टोरियल फंड का, आई मीन हम डिफेंस फंड की बात कर रहे थे। अभी ऐसा कोई डिफेंस मतलब कोई थीमेटिक कोई सेक्टोरियल फंड की आप लोगों की योजना है क्या? और अल्टीमेटली मैं डिफेंस भी आपका आउटलुक जानना चाहूँगा। कल उस फंड के बारे में बात कर रहे थे, क्या ऐसे सेक्टोरियल फंड्स में अभी तक मतलब जो वो इम्पैक्ट कॉस्ट का इशू नहीं आता फंड मैनेजर को सर? क्योंकि लिक्विड स्टॉक्स है काफ़ी, या फिर इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। नहीं वीरू जी, बिल्कुल बराबर बोला आपने। हमारा जो इसीलिए हमारा जो सेक्टोरल फंड था वो फाइनेंस को लेके था, जहाँ पे काफी लिक्विडिटी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। लेकिन आप जब डिफेंस की बात करते हैं तो चुनिंदा ही स्टॉक हैं जो एक्चुअल डिफेंस प्लेज हैं, बाकी सारी जो एंसिलरीज हैं वो भी काफी इलिक्विड नेम्स हैं। जो चुनिंदा स्टॉक भी है वो भी काफी इलिक्विड नेम्स हैं, आप लेने जाइए तो आप ही भाव की देते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है उस सेगमेंट में। इनफैक्ट ऑफ लेट तो हम ट्रिमिंग करना चालू किए हैं हमारे ये पर्टिकुलर पोर्शन को, क्योंकि हमें वैल्यूएशन बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा ऑफ द चार्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे। और ये थैंक्स टू आई थिंक, जैसे आपने बोला, ये डिफेंस फंड्स काफी आगे हैं, तो इसलिए उनके पास तो चॉइस ही नहीं होता, वो तो प्रॉब्ली यही स्टॉक लेंगे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी ओवरडन हो गया है। इवन इफ यू लुक एट द फ्यूचर ग्रोथ, वो भी जस्टिफाई नहीं करता आज के वैल्यूएशंस, इसलिए हम हल्के हो रहे हैं यहाँ पे, एंड आई लीव इट हियर। और हमारे सेक्टोरल फंड, जैसे मैंने बोला, हमारा एक ही था, और आज की तारीख में तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है कोई दूसरा सेक्टोरल फंड लाने का। कंपनियों पर दिनशा जी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग ओवर द वीकेंड हमने कई सारे हाइलाइट्स सुने हैं M&M के इस इन्वेस्टर मीट से, और उसके बाद कई ब्रोकरेजेस कह रही हैं स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। बट नॉट ओनली M&M, अब देखिए 4 व्हीलर साइड पर वो EV बास्केट और अट्रैक्टिव होने लगेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स, ऑफ कोर्स मारुति, टोयोटा के अलायंस के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है, और M&M ने कह दिया है कि कितने नए प्रोडक्ट्स EV साइड पर आते हुए दिखाई देंगे। ये जो एक बहुत हॉट थीम बनी थी, क्या वो अभी भी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे सकती है? क्योंकि यहाँ पर M&M इज कटिंग अराउंड 3000, और सवाल यही है कि क्या वैल्यू है स्टॉक में बची हुई? जी हर्षल जी, आप ये सोचिए कि आज की तारीख में हमारे जो मार्केट है वो
खुला नहीं है टू कंपटीशन। आई मीन जो ईवी स्पेस में हमारे होम ग्रोन कंपनी है ये आज की तारीख में, और एक्चुअली आप दूसरी कंपनियां देखें जो इस स्पेस में, जैसे BYD हो गया या टेस्ला हो गया। टेस्ला तो खैर हायर एंड पे आ जाता है, लेकिन BYD जो उनके ऑफरिंग्स है, जो हमने देखे हैं उनके ऑफरिंग्स, वो काफी एक्साइटिंग है। तो वो अगर जो ऐसे, और वैल्यू जो प्राइसिंग भी है वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, क्योंकि अगर जो इधर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो भी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्टर ने आज की तारीख में एक कंपटीशन देखा है खुल के। जो आपको चुनिंदा जो प्ले मिल रहे हैं वही आप में उसमें देख रहे हैं। और दूसरा, आप ये सोचिए कि अगर जो आप ग्लोबल चेन देखें, अगर जो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देखें, तो उनका जो R&D होता है वो 60-70 बिलियन डॉलर की बात करते हैं अगले 5 साल में और 6 साल में। और हमारे तो बिल्कुल ही इतना तो खर्चा हो ही नहीं सकता है। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे एक बार कंपटीशन आएगा तो काफी ब्लड बाथ हो सकता है, मतलब काफी मार्कआउट हो सकता है। तो इसलिए बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑफ दीज। एंड फ्रैंकली, जैसे आपने बोला कि जो वैल्यूएशन भी है वो काफी स्ट्रेच हो चुके हैं यहाँ पे आज की तारीख में, इसलिए हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं है इस स्पेस में। दिनशॉ जी, कोई सेक्टर जिसको लेकर आप काफी बुलिश है? ऑफ कोर्स हमने बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात की, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने ढूंढ ली है। एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम? जैसे मैंने दूसरा भी बोला था, टूरिज्म स्पेस में हमें काफी कंफर्ट है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंफर्ट है हमारे कंजम्पशन स्पेस में, जहाँ पे मेनली जैसे बेवरेजेस हो गए या QSR स्पेस हो गया या सप्लाईज टू QSR हो गए। तो यहाँ पे भी हमें काफी कंफर्ट है, बिकॉज हमें लग रहा है कि ये जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, प्रॉब्ली 65 करोड़ पब्लिक ऐसी है जो 25 साल से कम वाली है। तो ये सब तो ये बहुत पसंद करते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं वो हमें पसंद है। इनफैक्ट ये ऑफ लेट आप जब देखेंगे हमारा जो नया पोर्टफोलियो आएगा, तब आपने देखेंगे कि उसमें एक और हमने प्लेटफॉर्म कंपनी आइडेंटिफाई की है, और लेकिन वो फार्मा स्पेस में है रादर देन ऑन कंजम्पशन स्पेस। तो वो भी हमें काफी पसंद है। मतलब द प्लेटफॉर्म स्पेस इटसेल्फ वी आर वेरी कंफर्टेबल विद। एंड PSU में अगर जो आप हमें पूछे, जो में से पहले से पसंद है, लेकिन आज की तारीख में थोड़ा वहां पे अभी कंफर्ट थोड़ा हमारा कम हो रहा है। बट ऑयल एंड गैस में हम डटे रहे हैं, और ऑब्वियसली यूटिलिटी स्पेस, पावर यूटिलिटीज में भी हमें काफी कंफर्ट है। तो ये सब सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हमें काफी कंफर्ट है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग ग्लोबल मार्केट्स पर भी काफी पैनी नजर रखते हैं। ये जो AI का पूरा यूफोरिया है, ऑल कर्टसी जो एनविडिया में हो रहा है, अब लोग कोशिश करते हैं तार भारत से जोड़ने की, शायद टाटा कॉम्स का एक्सपोजर हो, दूसरी कंपनियां जो AI में काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह का काम एनविडिया करके दिखा चुका है, क्या उस तरह की अपॉर्चुनिटी कोई भी भारतीय कंपनी को मिलेगी इन द नियर फ्यूचर? बिल्कुल नहीं अर्शदा जी, वो उन्होंने जो किया है एनवीडिया ने, आई मीन उनका गोरिल्ला चिप देखें या कुछ देखें, वो तो माइंड ब्लोइंग, मतलब बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। तो वो हमें पहुंचने में तो आई थिंक काफी टाइम लग जाएगा। भारत जो आज की तारीख में जो हमारे चिप प्लांट्स भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, वो एक्चुअली दे आर, अगर जो आप चिप के स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे ताइवान में 2 नैनो मीटर्स के चिप बनते हैं, यहाँ पे हम 28 की बात कर रहे हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि बहुत ही अलग ही 2 लेवल है यहाँ पे। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि इंडिया में आज, और हमें चाहिए भी नहीं एक्चुअली, हमें चाहिए कि आप हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई कीजिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। वी डोंट वांट टू बाय एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। तो इसलिए वी शुड स्टिक टू आवर एक्सपर्टीज। सो आई डोंट थिंक आज की तारीख में कोई AI में कुछ आपको दिखेगा इंडिया में सच। और बाकी जो भारतीय कंपनियां कर रही हैं वो एनविडिया की तुलना में इट्स जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले। लेट्स सी यहाँ पर क्या कुछ डेवलप होता है। दिनशॉ जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए आज। धन्यवाद अर्शदा।